छोटी सी एग्जांपल आप समझेंगे ना, चैप्टर इंतहाई आसान है, आप आसानी से समझ सकेंगे। तो छोटी सी एग्जांपल क्या है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास। कंसीडर करें आप चाहते हैं कि आप बनाएं 1 कप चाय। आप क्या बनाना चाह रहे हैं? 1 कप चाय बनाना चाह रहे हैं, 1 कप ऑफ टी। ठीक है। अब चाय बनाने के लिए, 1 कप टी बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको चाहिए। वो क्या क्या चीज़ें चाहिए चाय बनाने के लिए? आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हम सब जानते हैं। चाय बनाने के लिए आपको दूध चाहिए। ठीक है, आपको काजू चाहिए। ठीक है, अच्छा अल्लाह भला करे। हाँ, आपको शुगर चाहिए। ठीक है, शुगर चाहिए आपको पत्ती चाहिए। ठीक है, तो इन सबको आप क्या करते हैं? इन सबको आप मिलाते हैं। चलिए मैं सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पर लिख लेता हूँ। मिल्क प्लस वाटर प्लस, ठीक है, शुगर। ठीक है, इनको आप मिलाएंगे तो आपके पास यहाँ पे चाय तैयार हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब अगर मैं इसको यूँ बोलूँ कि हमारे पास ये 3 चीज़ें मिल के एक चीज़ बना रही है, तो जो चीज़ें आपस में मिल रहे हैं, हम बोलेंगे ये 3 चीज़ें आपस में क्या कर रहे हैं? ये 3 चीज़ें आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्शन। ठीक है, इन 3 चीज़ों के आपस में रिएक्शन के नतीजे में आपको एक और चीज़ मिल रही है। अब जो रिएक्शन कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? वो चीज़ जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये मिल्क, ये वाटर और ये शुगर, ये हमारे पास है रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट। ये आपस में रिएक्शन किया, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया, नतीजे में जो चीज़ हमारे पास आ गई वह हमारे पास कहलाएगा क्या? वो हमारे पास कहलाएगा प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक हद तक आपको अपनी, ये मेरी अपनी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चैप्टर का नाम अगर आप दोबारा देखें, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? चैप्टर का नाम है केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब केमिकल इक्विलिब्रियम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो मैं इसको कुछ यूँ खूबसूरत अंदाज में डिफाइन करूँगा कि स्टेट in which a state in which concentration of reactant reactant concentration of reactant and the concentration of product
and the concentration of product. ठीक है, state in which concentration of reactant and concentration of product do not change with time. ठीक है, do not change with time. Not change with time. It's known as chemical इक्विलिब्रियम. ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिव्यू दूंगा. कॉन्सेप्ट का आपको फिर दोबारा से केमिकल इक्विलिब्रियम समझाने की कोशिश करूंगा. हमने एग्जांपल दे दी कि एक चाय बनाने के लिए, टी बनाने के लिए, ठीक है, एक कप चाय बनाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी. इन 3 चीज़ों को हमने आपस में मिलाया तो चाय तैयार हो गई. इन 3 चीज़ों को हमने नाम दिया रिएक्टेंट का. ठीक है, इन्होंने आपस में रिएक्शन करके जो चीज़ बनाई उसको हमने नाम दिया प्रोडक्ट का. ठीक हो गया. अब हमने कहा कि केमिकल इक्विलिब्रियम चूँकि चैप्टर का नाम है, चैप्टर के नाम को समझाने के लिए मैंने कहा कि आपको एक ऐसी हालत, एक ऐसा स्टेट जिसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यहाँ पे जो मिल्क, वाटर और शुगर, इनकी कंसंट्रेशन, इनकी मकदार, ये कितने अमाउंट में है. ठीक है, ये कितने अमाउंट में है, ये इनकी मकदार. तो और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो साहब में यहाँ पे चाय देखें, इस चाय की मकदार कि चाय कितने क्वांटिटी में हमारे पास बन रही है और इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास कितने क्वांटिटी में हमने इनको आपस में मिक्स किया था. ठीक है, वो चेंज नहीं हो पाएगा. क्या मतलब इस केमिकल मतलब ये कि मैं आप रिएक्शन के जरिए आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे पास जो है ना एक रिएक्शन है N2, इसको कलरफुल करता हूँ कि मेरे पास एक रिएक्शन है N2, ठीक है, और H2. ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे. तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे ये दोनों हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट. जी, मुझे इसका नाम बताएं. इसको मैं B नाम देता हूँ और मुझे इसका नाम बताएं, इनको हम क्या कहेंगे. इसको मैं नाम देता हूँ A को हम क्या कहेंगे और B को हम क्या कहेंगे. जी, वेरी गुड. ए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और बी प्रोडक्ट है ना. बिल्कुल सही, सारे दोनों बिल्कुल सही जवाब दिया. ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है. अब यहाँ पे एक ऐसी हालत देखो, शुरू में क्या होगा, शुरू में बात को और से सुने, थोड़ा चैप्टर आप खुद से लिख सकते हैं. जी, युमना में सही जवाब यह है कि देखो मैं आपको शुरू में बात करूँ. शुरू में जब हमारे पास हमने क्या लिया, नाइट्रोजन की कुछ कंसंट्रेशन ले ली. ठीक है, और ये बात गौर से सुनना आप लोगों ने, फिर जाके डेफिनेशन समझ में आ जाएंगे. हमने कुछ कंसंट्रेशन ले ली नाइट्रोजन की. ठीक है, कंसीडर करें हमारे पास नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास, मैं कंसीडर करता हूँ ये 5 मोल मैंने ले लिया नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन. फिर मैंने 5 मोल जो है ना हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ले ली. शुरू में जब रिएक्शन नहीं हुआ था तो यहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं है, 0 है. ठीक है, अब होगा क्या, जैसे हम इन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट करते ही आपके पास इन दोनों के आपस में मिलने से NH3 बनना स्टार्ट हो जाएगा. चाय बनाने के लिए हमने शुगर, हमने मिल्क, दूध, हमने जो है पानी, चाय पत्ती, इन सबको मिक्स किया था ना. बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट कर लिए, उसकी एग्जांपल है ये आपके पास चीनी है, ये हमारे पास जो है ना मिल्क वगैरह है, ये हम आपस में मिला रहे हैं. शुरू में तो हमारे पास चाय नहीं बनती, ये मौजूद होता है. तो जैसे इनको हम हीट वगैरह करके रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये बनना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, शुरू में हमारे पास यहाँ से 5 मोल कट होके हमारे पास ये 4 रहेगा और यहाँ से भी 1 मोल कट होके ये भी 4, बाकी जो 2 मोल है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, ये 2 मोल बन गया.
फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा कि हमारे पास यहाँ कम होते जाएंगे, ठीक है। कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेट ऐसा आएगा, एक हालत रिएक्शन की ऐसे आएगी कि हमारे पास होगा क्या, यहाँ पे 5 में से ना, और 5 में से यहाँ पे 2.5 मोल नाइट्रोजन का और 2.5 मोल हाइड्रोजन का। अब आप देखें तो ये 5 मोल हो रहे हैं ना, दोनों को प्लस करेंगे तो 5 मोल, 5 मोल यहाँ पे रहेंगे और 5 मोल ओवरऑल यहाँ पे क्या होंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी यहाँ से 5 मोल 10 मोल में से 10 मोल में से जो है ना 5 मोल आपके पास किसमें कन्वर्ट हो गया, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जितने हमारे पास अमोनिया में कन्वर्ट होंगे, NH3 के अंदर कन्वर्ट होंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिक्स होकर जितना ये बनाएगा, उतना ही नाइट्रोजन दोबारा डिकम्पोज हो जाएंगे, दोबारा ये बनाएंगे। सर आपको कैसे पता है कि ये दोबारा ये बनाएंगे, जब भी ये डबल एरो आ जाए ना, इस तरह के एरो आ जाए डबल, इसका मतलब ये है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी हमारे पास जो है ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH3 बना रहे होंगे, और उसी टाइमिंग के अंदर NH3 दोबारा से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना रहे होंगे। एक हालत, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि 5 मोल हमारे पास कंसीडर करें NH3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उतना ही मोल हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहेंगे, दोबारा टूट के, उतना ही जो है ना हमारे पास मोल दोबारा टूट के N2 और H2 बनाएगा। रिएक्शन की उस हालत को कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिएक्शन की उस हालत को क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ उसकी मदद से ना, डेफिनेशन को दोबारा देखें। अब यहाँ दोबारा देखें ना, मैंने क्या लिखा, केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन किया मैंने, एक स्टेट, एक ऐसी हालत, ठीक है, इन विच जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप यहाँ देखें ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारे पास 5 मोल है, 2.5 ये 2.5 ये, टोटल 5 मोल रिएक्टेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और अगर प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट ओवरऑल हमारे पास कितना है, यहाँ पर प्रोडक्ट ओवरऑल 5 मोल है, ठीक है। तो एक ऐसी हालत जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। डू नॉट चेंज विद टाइम का मतलब ये है कि ये जो है ना 6 हो रहे हैं ना 4 हो रहे हैं, ठीक है, यानी फिक्स है 5 मोल, हालांकि एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, बावजूद इसकी कंसंट्रेशन 5 मोल ही है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 5 मोल ही है। अगर यहाँ से कुछ मोल इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं तो यहाँ से कुछ मोल NH3 के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो ऐसी हालत को, रिएक्शन की ऐसी हालत को कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। जी अब आप बताएं, समझ में आया? अच्छा अब यहाँ पे छोटा सा मैं इसी को लेके, देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत और अहम कॉन्सेप्ट है, ताकि आप लोग ये चीज़ सीखेंगे ना तो आगे आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। अच्छा देखो अब मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप बेफिक्र है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान है। हमारी खुसूसन केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको कहता हूँ कि केमिस्ट्री बहुत आसान है, ठीक है जी। जैसे बोले जैरिश, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा देखिए एक बात सुनिए, मेरे पास एक और मैं आपको रिएक्शन यहाँ पे कंपोजिशन रिएक्शन है, मैं वो लिखता हूँ और इसके लिए कुछ टर्म्स और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे पास है एक N2O4, ठीक है, और N2O4। अच्छा मैं आज आप लोगों को ना पूरा PDF केमिस्ट्री का जो है ना, ये जो नोट है वो मैं आपको इंशाल्लाह सेंड करूँगा, ताकि अगर आपको कोई और मुश्किल हो तो आप देखिए, ठीक है। यानी ये 2NO2 के अंदर डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से इसका ये डबल एरो का मतलब ये है
कि अगर N2O4 2NO2 बना रहे हैं तो डबल एरो से हमें पता चलेगा कि ये 2NO2 दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, N2O4 के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे तमाम तर रिएक्शन जो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यानी N2O4 NO2 बना रहे हैं और NO2 दोबारा से क्या बना रहे हैं, N2O4। ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है, तो कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। एक और रिएक्शन है कि आपने जलाया CH4 प्लस O2। अब सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे जो रिवर्सिबल नहीं होते। मीथेन यानी जो घरों में हम गैस जलाते हैं वही CH4 होता है, ठीक है। इसको जब हम जलाते हैं तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब ये तो इसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये दोबारा इसके अंदर कन्वर्ट नहीं होता दोबारा से, तो इसे तमाम का रिएक्शन को हम बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं, पानी वाटर है, ठीक है, उसको हम बर्फ बनाते हैं, सॉलिड हालत में लेके आते हैं, फिर दोबारा से उसको लिक्विड हालत में लेके आता, कितना मर्जी चाहे इसको सॉलिड लिक्विड बना सकते हैं, ठीक है। यानी इसका वाटर का सॉलिड के अंदर आना और सॉलिड से दोबारा लिक्विड में आना, ठीक है, ये आपके पास कहलाएगा रिवर्सिबल। एक तरह से ये रिवर्सिबल कंडीशन है। बिल्कुल इसी तरह वो तमाम का रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़, फिर दूसरी चीज़ से दोबारा वो अपनी नई चीज़ के अंदर ओरिजिनल हालत के अंदर लेके आते हैं, तमाम का रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। और जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो एप्लीकेबल है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम आप इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं होता, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। जो इरिवर्सिबल है उसके लिए उसका कोई केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होता, वहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, ठीक है। तो एक और खूबसूरत बात, अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कार्बन, एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ, N2 प्लस एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। N2 प्लस O2, ये डबल एरो मुझे बताए कमेंट में, डबल एरो से क्या चीज़ आपको पता चलेगा, डबल एरो आपको क्या चीज़ बताएंगे। यहाँ पे डबल एरो से आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है। दो रिएक्शन आपको दिया जाए और आपसे पूछे कि ये रिएक्शन के टाइप बताइए। रिएक्शन ये तो हो सकता है C प्लस O2 सिंगल एरो CO2। मुझे इन दो रिएक्शन, इस रिएक्शन को नाम दे दें। स्क्रीन सबको नहीं आ रही है, सिर्फ जेरिश को। बिल्कुल सही जवाब है सादिया आपका, ये इंटर कन्वर्टेबल है। इसको मैंने स्पेसिफिक नाम दिया था ना, जो इंटर कन्वर्टेबल है एक दूसरे के अंदर, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना सकते हैं। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना सकते हैं। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बनाना। तो इससे रिएक्शन की एग्जांपल ये है, और इसको क्या नाम दिया था मैंने, ऑप्शन है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। हाँ, जेरिश आपको स्क्रीन आ रही है, बाकियों को तो शायद आ रही है। आप चूँकि सिस्टम मेरे पास अपना खुला है, उसमें स्क्रीन आ रही है।
पूरा रिवर्सिबल है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये रिवर्सिबल है। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं, चलो मैं इसको रिएक्शन ए नाम देता हूँ। रिएक्शन ए में बच्चों ने कहा कि ये रिवर्सिबल है, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि डबल एरो से हमें ये पता चल जाते हैं। और यहाँ पे सिंगल एरो है। सिंगल एरो वाले रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? इरिवर्सिबल। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट समझ में आया है। आप मैं इसका नोट बनाता हूँ। जो स्टूडेंट्स जो है ना, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का डिफरेंस अगर आप नोट की सूरत में, अगर आपको पेपर में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, वैसे इंशाल्लाह पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे हम इस साल की तरह, आप तो मेरे पास साल के शुरू से ही है ना, तो आपको इम्पोर्टेंट वगैरह करने के लिए आपको तो चाहिए कि मैक्सिमम चीज़ें करें। और आप लोग के लिए मेरा केस पेपर अलग से बनेगा, क्योंकि आप टॉपर के लिए वो जो पुराने जो पेपर जो मैं शेयर करता था वो तो स्टूडेंट के लिए था जो जस्ट पासिंग मार्क्स चाहते थे, ठीक है। तो जो काबिल स्टूडेंट हैं यहाँ पे जितने भी मेरे पास है, सारे टॉपर हैं ना स्कूलों के, तो उनके लिए मेरे पास जो है ना जो केस पेपर है वो उसी हिसाब से बनेगा आप लोगों के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, अगर आपको पेपर में आ जाए ना, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये अगर डिफरेंस आ जाए तो आप लोगों ने खूबसूरत करके तरीके से तबीयत से लिखना है। कैसे? पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप इसको कैसे करें। सबसे पहले आपने ना हेडिंग लगानी है, ठीक है। हेडिंग इस तरह, हेडिंग कोशिश करें कि आप कैपिटल लेटर से ही जो है ना हेडिंग आए, इस तरह ना, देखो इस तरह, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, रिवर्सिबल, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। हेडिंग के अलग से 0.5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो इसको खूबसूरत करके इस तरह आपने यूँ अंडरलाइन करके ना, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन यूँ ड्रॉ करने हैं, ठीक है, एक लाइन यूँ ड्रॉ करने हैं, और यहाँ से यूँ एक लाइन ड्रॉ करने हैं आपने, और यहाँ पे आपने लिखना है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, और दूसरे साइड पे आपने लिखना है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये है डिफरेंस लिखने का मजबूत तरीका। अब आपने अपने मार्कर को चेंज करने, आपने पेन से लिखना है पहला पॉइंट आपने लिखना है रिवर्सिबल में प्रोडक्ट्स are converted baked into reactants। देखो, into reactants, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाएंगे, लेकिन इरिवर्सिबल में बिल्कुल इसी से ले रहे, पॉइंट को याद करने में भी आसानी होगी। प्रोडक्ट्स और नॉट converted products or not converted baked into reactants। जैसे कि मैंने आप लोगों को फॉर एग्जांपल दी, पहला पॉइंट कि हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट दोनों में बनाएंगे, यहाँ भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन रिवर्सिबल के अंदर ये प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाएंगे, लेकिन इरिवर्सिबल में प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने की कोई सलाहियत नहीं रखता। इस वजह से हमने जुमला किस तरह लिखा, इसके लिए सेंटेंस हमारा कैसा बना,
कि प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स। लेकिन यहाँ पे पहला पॉइंट हमने कैसे बनाया, प्रोडक्ट्स आर नॉट कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स। पहला पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे याद हो गया। देखो दूसरा एक खूबसूरत पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ। आपको अगर आपने रिवर्सिबल रिएक्शन करना है ना, तो रिवर्सिबल रिएक्शन मुमकिन है क्लोज टू वेसल के अंदर। ठीक है, इट इज जनरली carried out in closed vessel। सर ये क्लोज वेसल क्या है, युम्ना का क्वेश्चन करेंगे कि सर ये क्लोज वेसल क्या है। युम्ना क्लोज वेसल से मुराद ये है, क्लोज वेसल से अभी मैं आपको समझाता हूँ। क्लोज वेसल से मुराद ये है कि ये आपके पास ना, ये आपके पास एक बर्तन है, इसका जो ऊपर जो कैप, इसका कैप बंद हो, उसको बोलते हैं क्लोज वेसल। यानी इसमें हवा वगैरह एंटर होने की जगह ना हो, कोई दूसरी चीज़ इसके अंदर एंटर होने की या अंदर से बाहर जाने की कोई जो है ना यहाँ पे स्पेस मौजूद ना हो। ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्लोज, बिल्कुल बंद हो। ठीक है, इसकी जो चार दीवारी है वो मुकम्मल महफूज हो, हवा तक अंदर नहीं जा सकती, तो उसको कहा जाता है क्लोज वेसल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन अगर आपने कराने हैं तो आपको चाहिए कि क्लोज वेसल ले ले, उसके अंदर रिएक्शन कराएं। ठीक है, वरना वो रिवर्सिबल नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, ये दोनों में हो सकते हैं, चाहे आप इसको ओपन करें चाहे क्लोज करें, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे आप इसके लिए जुमले लिखेंगे। देखो आप लोग कोशिश करें जो मैं नोट यहाँ पे नोट कर रहा हूँ वही लिखे, क्योंकि जो मैं आपको नोट PDF फॉर्म में सेंड करूँगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होगी, और ये आपको जब एक चीज़ समझा रहे हो साथ में बता रहे हो वो वाले नोट जल्दी याद होंगे। ठीक है, तो ये मेरा मशवरा है, सजेशन है। तो आपने लिखना है कैन बी कैरीड आउट इन एन ओपन और क्लोज वेसल, दोनों में कर सकते हैं। इन एन ओके, मैं समझाता हूँ क्लोज वेसल के बाद। इन एन ओपन और क्लोज वेसल। अब देखें ये बंद है, चारों तरफ से बंद है। ठीक है, इसके अंदर आप रिएक्शन करें, कोई सा भी बर्तन ले लेना, बर्तन को आप चारों तरफ से बंद कर दें, यानी उसके अंदर हवा तक जाने की। अब यहाँ पे देखिए ओपन वेसल की एग्जांपल ले लें, इसका ढक्कन खुला हुआ हो, अगर इसका लिड ओपन हो, जिस तरह इसके ढक्कन खुले हो और उसमें रिएक्शन करें तो ये ओपन कहलाएगा। ठीक है, जबकि क्लोज में इसका जो है ना, इसका कैप, इसका जो ढक्कन है वो बंद होता है, बाकायदा ऊपर से सील होता है। ठीक है, उसके अंदर रिएक्शन कराएंगे। बाकी ओपन में हम इसके जो है ना उसको ओपन रखते हैं। जिस तरह प्रेशर कुकर बिल्कुल आपके पास बंद होते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर फिर भी आप क्लोज वेसल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जगह होती है हवा निकालने के लिए ना। क्लोज वेसल में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ना अंदर से कोई बाहर खींच जा सकते ना बाहर से। एक और एग्जांपल देता हूँ, क्लोज फर्ज कर ले, कमरा रूम ले ले, उस रूम का जो है ना दरवाज़ा बंद करे। अब ये जो रूम है और रूम में कोई खिड़की भी ना हो और दरवाज़ा भी आप बंद करें तो ये रूम हुआ क्लोज रूम। ठीक है, जबकि आप दरवाज़ा खोल के रखें, ठीक है, तो उस वक्त वो रूम क्लोज नहीं होगा, बल्कि ओपन रूम होगा। या एक ऐसा रूम जिसके ऊपर छत, मुकम्मल छत मौजूद हो, तो उसको बोलेंगे क्लोज, और अगर उसके ऊपर छत मौजूद ना हो तो उसको बोलेंगे ओपन। बिल्कुल इसी तरह ऐसा वैसे ऐसा बर्तन, ठीक है, जो एक साइड से खुला हुआ हो, तो उसका मुंह खुला हुआ हो तो वो ओपन कहलाएगा। अगर उसका मुंह बंद हो चारों साइड से, ठीक है, किसी भी जो कोई एक सुराख भी मौजूद ना हो तो वो कहलाएगा क्लोज। अब समझ में आया? जुमला मैं आपको यहाँ पे लिख के जो है ना इसका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस में कोशिश करें 3 डिफरेंस लिखें। बोर्ड वाले भी तरजीह करते देते हैं, बोर्ड वाले भी कहते हैं कि मिनिमम 3 डिफरेंस
तीन डिफरेंस का होना लाजमी है। एक और डिफरेंस मैं इसमें ऐड करता हूँ आप उनके लिए ना, जो तीसरा हमारे पास है ये है कि तीसरा है कि टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, एंड इज रिप्रेजेंटेड and is represented by double arrow, इसके एग्जाम्पल में साथ में लिख के रखता हूँ प्लस O2 अच्छा मैं आपको समझाता हूँ रवीश, देखिए दवाई शरबत की बोतल होती है ना हमारे पास, प्रोफेसर को दोबारा से सुने जब इसको समझ में नहीं आया, जो शरबत की बोतल है ठीक है, वो बाहर से बिल्कुल सील आते हैं, बंद आते हैं, ठीक है, उसका ढक्कन उसका जो केस है वो बिल्कुल क्लोज होता है। अभी जो बाहर से जब आप खरीदते हैं उस वक्त जब वो सील होते हैं वो हमारे पास एक क्लोज वेसल, ठीक है, क्लोज वेसल। लेकिन जब हम घर में लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको खोलते हैं। अब खोलने के बाद वो जो बोतल है तो हमारे पास क्लोज नहीं रहेगा, अब वो बोतल ओपन होगी। तो ये आप इस वक्त जब हम बच्चे को दवाई दे रहे होते हैं, शरबत पिला रहे होते हैं, उस वक्त हम उसके ढक्कन को खोलते हैं। जब आपने उसका ढक्कन खोल दिया तो ये हमारे पास हो गया ओपन वेसल। ज़ेरी समझ में आ रहा? अच्छा तीसरा पॉइंट अगर आप देखें, तीसरा पॉइंट देखिए, इट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय बोथ डायरेक्शन से मुराद ये है कि N2 और O2 2NO बनाएंगे और 2NO दोबारा से डिकम्पोज होके N2 और O2 बनाएंगे, इसको कहते हैं बोथ डायरेक्शन। उसको रिप्रेजेंट भी डबल एरो से करते हैं, जिसके मैंने शुरू में बताया, ठीक है। जबकि तीसरा पॉइंट है रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल का तीसरा पॉइंट देखिए आप, it take place only in one direction, takes place only in one direction। वन डायरेक्शन का क्या मतलब है? only in one direction। वन डायरेक्शन का मतलब ये कि हमारे पास कंसीडर करें कार्बन है प्लस, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं एन इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल एरो, ठीक है। चलो आप उसको सेम करना चाहते हैं ना दूसरे पॉइंट पे, ये भी लिखें एन इज रिप्रेजेंटेड बाई, एन इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल एरो। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में अगर यहाँ पर आप देने चाहें ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके सिंगल एरो इस तरह यूँ आप लिखेंगे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही डायरेक्शन से मुराद ये कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इसमें नहीं टूटेंगे, ठीक है। और इसी वजह से इसको सिंगल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और वो तमाम रिएक्शन भी डबल एरो से आपको रिप्रेजेंट आपको नजर आएंगे, वो हमारे पास रिवर्सिबल होगा, और जो सिंगल एरो से नजर आएंगे वो हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और हम जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम रिलेटेड है आपके पास किससे, आप लोग बताएं। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? मुझे आप लोग आंसर करें।
हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए से रिलेटेड है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। जबरदस्त। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिया। एक और बात यहाँ पे बताते हुए चलो, बाद में मुझे मत बोलिएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपने समझाया। जो खूबसूरत बात है, इंतजार खूबसूरत बात है कि हमारे पास जो है ना, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को मैं अलग से डिस्कस करता हूँ आज की क्लास में। इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक लॉ है रिलेटेड टू केमिकल इक्विलिब्रियम। वो लॉ बहुत अहम है और इस दफ़ा पेपर में भी आया था। आप ये मत समझे इस दफ़ा पेपर में आए तो नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, नेक्स्ट ईयर भी आ सकते हैं। तो वो लॉ सबने समझना है, सबने उसकी प्रैक्टिस करनी है और एफिशिएंसी में आते हैं वो लॉ। ठीक है, हमने भी जब पेपर दिए थे तो वही लॉ हम तब से तैयारी करते हैं और हम स्टूडेंट को भी मशवरा देते हैं और जो है ना वही पेपर में आते भी है। तो इस चैप्टर में एक लॉ बहुत अहमियत के शामिल है। वो लॉ समझने के लिए आपको दो टर्म्स अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो समझिए। अच्छा, वो जो दो टर्म है वो है हमारे पास, क्वेश्चन की सूरत में मैं इसको लिखता हूँ। क्वेश्चन होगा आपके पास, डिफाइन रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन। या इसको डिफरेंस की सूरत में लिखें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, राइट, main difference between forward and reverse reaction. Forward and reverse reaction. ठीक है, हेडिंग वेडिंग आप लोग प्रॉपर देंगे। हेडिंग देने के बाद जो मैंने आपको तरीका बताया था, एक लाइन आप यूँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद एक लाइन आप यूँ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आप रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये क्या होगा, ये देखिए। रिएक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन में इसी में लिखता हूँ। ठीक है, रिएक्शन इन विच reactant change into the product, reactant change into product is called forward reaction। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने चाय बनाई, चाय में हमने दूध, पानी, ठीक है, अच्छा शुगर, ये तीन चीज़ें, साथ में चाय की पत्ती डाल के हमारे पास जो है ना चाय बन गई। अब इसमें मिल्क, वाटर और शुगर का आपस में मिल के चाय का बनना, यानी इन तीनों चीज़ों का चाय के अंदर कन्वर्ट हो जाना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट, अब ये रिएक्टेंट है ना, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। शुगर, H2 और मिल्क ये रिएक्टेंट है। ये मिल के टी बना रहे हैं ना। अब जो आपस में मिल रहे हैं, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनको कहते हैं आप रिएक्टेंट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा हो। अब यहाँ देखें,
तो यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, जैसे रिएक्शन को कहलाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। जबकि रिवर्स रिएक्शन की एग्जांपल हम कैसे देंगे, तो रिवर्स रिएक्शन पहले मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ, रिएक्शन in which product change into reactant is called रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास प्रोडक्ट, अब जहाँ तक चाय की बात है, चाय हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, चाय रिवर्सिबल, हम दोबारा चाय से शुगर जो है ना वाटर और मिल्क अलग नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे भी है जिसमें हम क्या करते हैं, उनको दोबारा से अपने ओरिजिनल हालात के अंदर लेके आ सकते हैं। जैसे कि रिएक्शन हमारे पास है कि यहाँ पे मैं रिएक्शन को लिखता हूँ, फर्स्ट कर ले N2 प्लस O2, ये रिएक्टेंट है, ये मिल के क्या बनाएंगे, ये मिल के आपके पास क्या बनाएंगे, 2NO बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखें ना, अब ये रिवर्सिबल है, तो ये 2NO दोबारा जो है ना, 2NO दोबारा आपके पास क्या बनाएगा, 2NO दोबारा आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2NO दोबारा आपके पास N2 में और O2 में टूट जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2NO प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रही है वाला बना रहे हैं, देखो ये 2NO रिएक्टेंट है, 2NO यहाँ पे प्रोडक्ट है, इधर प्रोडक्ट है ना, इधर ये क्या करेगा, यही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं, देखो ये रिएक्टेंट। या दूसरे अल्फाज में मैं इसको यूं लिखता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, इसको यूं लिखता हूँ, मैं इसको यूं लिखता हूँ, देखो N2 प्लस O2, लेकिन एरो को मैं यूं लगाता हूँ, ये देखो। अब इसमें क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट था हमारे पास, ये क्या है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट बना रहे हैं डिकम्पोज होके। तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बनाने को क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बनाना रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा, जबकि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनाना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। और केमिकल आपके पास इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जितने भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें यही हो रहा होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होंगे। ठीक है भाई, अच्छा एक जुमला और ऐड करता हूँ, इट इज ऑलवेज जी बिल्कुल सादिया रिजवान, रिवर्स रिएक्शन को बैकवर्ड रिएक्शन भी कहा जाता है, रिवर्स रिएक्शन को बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर रिएक्टेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब यहाँ पे रिएक्शन देखें ना, N2 और O2 आपके लेफ्ट साइड पे होंगे और 2NO आपके राइट साइड पे, और एरो आप देखिए, एरो हेड कहाँ है, एरो का टेल लेफ्ट साइड पे, हेड राइट साइड पे, तो लेफ्ट टू राइट इस वजह से कहा है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाले हिस्से के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जुमला खूबसूरत सा ये हो गया, ठीक है। अब इसी को, अच्छा दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, इसका दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, इसको देख के बनाएं।
जी बेटा, कौन जल्दी इसका आंसर करेगा? यहाँ पे क्या लिखूं मैं सेकंड पॉइंट में? बिल्कुल, वेरी गुड सादिया रिजवान, वेरी गुड। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अगर आप देखें तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, देखो एरो आपको यही बता रहे हैं, तो ये हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, आपका रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखे। इनिशियली rate is fast but gradually slow, but gradually slow। बिल्कुल इस तरह जब आपको भूख लग रही हो, है ना, जब आपको भूख लग रही हो और आपको खाने को मिल जाए तो आप कितने जल्दी जल्दी उसको खाते हैं, फिर जैसे जैसे आपका पेट भर जाते हैं तो आप फिर आहिस्ता हो जाते हैं ना। तो यही रिएक्शन के एग्जांपल है। शुरू में स्टार्टिंग में रिएक्शन कराते तो जल्दी जल्दी रिएक्शन होना, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका इंजन बैठ जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं रिएक्शन ना। और इसी का तीसरा पॉइंट आप कैसे बनाएंगे? कोई है तो इसका तीसरा पॉइंट मुझे बना के दे दें। मैं देख रहा हूँ कमेंट में लिखे, तीसरा पॉइंट बना के दे दें मुझे। इसी को देख के बनाएं। जी, इनिशियली रेट स्लो बल्कि ग्रेजुअली फास्ट, वेरी गुड। ठीक है, जबरदस्त सादिया रिजवान, जबरदस्त। इसका आपने क्या करना, इनिशियली रेट, इसी का बिल्कुल आप लगेगा रेट इज फास्ट है ना, यहाँ पे लिखिए आप इनिशियली रेट इज स्लो बट ग्रेजुअली स्पीड अप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसी के एग्जांपल ले लेना। शुरू में N2 O2 प्रोडक्ट में कुछ होगा ही नहीं, तो ये दोनों जल्दी जल्दी एक प्रोडक्ट बनाएगा, यानी प्रोडक्ट से बड़ा 2NO बनाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में बहुत ही स्लोली ये जो 2NO है वो N2 और O2 में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जैसे ही जैसे ज़्यादा से ज़्यादा है 2NO बन जाते हैं, तो अब इसकी जो रेट है इसमें कन्वर्ट होने की वो बढ़ जाती है। मेरी बात मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रही है या नहीं, कि कमेंट में बताएं। यहाँ तक इसका जो है ना हमारी आज की क्लास, चूँकि टाइम 4 बजने वाला है, 4 बजे 5 मिनट है हमारे पास, उसमें आप लोग कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यमुना कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताएं, मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, कल मैं आप लोगों को कल जेरिश आपके पास टाइम टेबल नहीं है क्या? मैंने टाइम टेबल शेयर किया था ग्रुप में। जबरदस्त, देखो यमुना को भी समझ में आया। यमुना मैंने यमुना को फिजिकल क्लास में शायद समझ में नहीं आया इतना जितना अभी ऑनलाइन में आ रहा है ना यमुना? यमुना ने मुझसे फिजिकल भी पढ़ा है। कल बेटा मेरे ख्याल से
कल आप लोग देखें, मुझे भी याद नहीं कि मैंने वो टाइम टेबल मेरे ग्रुप में मैं दोबारा आपको रिसेंड करता हूँ, वेरी पर्सनल करता हूँ आपको। कोई क्वेश्चन है तो करें ताकि हम इसको। थैंक यू यमुना, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद जो कल जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा ना, कल कल मैं एग्जाम के हवाले से एक अहम टॉपिक, बहुत ही अहम टॉपिक तुम्हारा इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू। वो ये है कि हमारे पास मैं इसके अंदर हाईलाइट करके रखता हूँ, कल आप लोगों ने इसका नोट बना के तैयारी स्टार्ट करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों का टेस्ट शेड्यूल ग्रुप में सेंड करता हूँ, ताकि एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम इसका टेस्ट शेड्यूल, टेस्ट भी याद रखें, टेस्ट आप लोगों का जो है ना हर जो है ना एक वीक बाद होंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीक में जैसे हम थोड़ा पढ़ेंगे ना, फिर हम टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, और हर वीक में होगा टेस्ट, क्लास के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा बेटा, कल जो हम हमारी जो क्लास हो, मतलब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होंगी ना, वो किस पे होंगी? लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसकी एंड एक्सप्रेशन for equilibrium constant, for equilibrium constant। अच्छा, कल पता है हम किस चीज़ को ड्राइव करेंगे? कल मैं आप लोगों को ये ड्राइव करके दूंगा कि हमारे पास जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से एक केसी है, ठीक है। अब तक जितने भी जो है ना आपके पास जो मैट्रिक है, उसमें से केसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इसमें हम ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। सी की पावर सी, ठीक है, डी की पावर डी डिवाइडेड बाई ए की पावर ए और बी पावर बी। देखिए कितना आपको मुश्किल लग रहा है, और मैं आपको बताऊं सबसे आसान है, ये बहुत खूबसूरत है, समझने वाली चीज़ है ना, इस वक्त से मज़ा आता है इनको समझने में। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हम ये प्रूफ करके देंगे। आपको लोग ये कैसे प्रूफ होगा, मैं आपको ये मिनटों के अंदर खूबसूरत करके प्रूफ करा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस हवाले से बेफिक्र करें। ये हमारे पास इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी मेज में जितना मैंने काम कराया वो आप लोग मुझे करके सेंड कर दें, ताकि मैं चेक कर सकूँ ना साथ साथ में। फिर बाद में जब ज़्यादा होंगे तो वो टाइम नहीं मिलेगा चेक करने के। ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को नोट बना रहा हूँ, वो खुद से खूबसूरत नोट बना के सेंड कर दें, ताकि मैं चेक कर सकूँ। चले बेटा, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।